हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं मैडम नीति मग्गू जो कि दिल्ली से हैं। इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इन्होंने ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को चूज किया। आज इनके स्टोर के ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल हो चुकी है और इनका स्टोर जो है 7 फिगर बन चुका है। तो आज इनसे हम जानेंगे A to Z कैसे इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इनकी ये जो सक्सेस स्टोरी है इसके अंदर इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने कैसे कैसे टैकल किया। तो मैडम, आपका वेलकम है हमारी पॉडकास्ट के ऊपर। तो आप शेयर कीजिए, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इसके अलावा आप ये भी बताएं कि आपने ऑनलाइन बिजनेस को ही क्यों चूज किया। वाई ओनली ऑनलाइन बिजनेस, जबकि मैं ये चीज अच्छे से जानता हूं कि आप हाईली क्वालिफाइड हैं और इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद आपने ऑनलाइन इंडस्ट्री को चूज किया और फिर इसको आपने कैसे स्टार्ट किया। जी, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो आई एम नीति मगू एंड मैं फरीदाबाद से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई देहरादून से करी है, यूपीएस कॉलेज से। आई हैव डन बीटेक कंप्यूटर साइंस। बात करते हैं ऑनलाइन जर्नी की। ऑनलाइन जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो अगर मैं अपनी इंक्लिनेशन बताऊं तो इंक्लिनेशन तो काफी पहले से थी कुछ और करने की, लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। इंजीनियरिंग कर तो ली, क्योंकि तब उस टाइम पे लगता था इंजीनियरिंग ही एक अच्छा चीज है। कुछ समझ नहीं आता था क्या करना है। तो उस भेड़ चाल में कह लो या आप जैसे भी कह लो, पता नहीं था एग्जैक्टली क्या करना है। और तब ये होता था कि इंजीनियरिंग बेस्ट है, इसलिए इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करते वक्त भी बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ करना कुछ और है, लेकिन क्या करना है ये नहीं समझ में आता था। उस चीज को ढूंढने के लिए मैं अलग अलग इवेंट्स अटेंड करती थी। पहले देहरादून में भी काफी सारी चीजें वॉलेंटियर करती थी। वहां पे मुझे राहुल भटनागर के बारे में पता चला। बाई चांस राहुल भैया ने ही स्टार्ट कर दिया अपना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इवेंट। पहला इवेंट हुआ उनका 2019 में, ईबीडब्ल्यू इवेंट गोवा में, मैंने वो अटेंड करा। और तब मैं पुणे में जॉब कर रही थी कंप्यूटर साइंस में। तब भी रोज यही सोचती थी क्या करना है। सोचती थी आगे पढ़ाई करूं, एमबीए करूं, जॉब चेंज करूं या क्या करूं। बट कहीं ना दिमाग में आता था कि कुछ बेचने से रिलेटेड करना है, बट आई हैड जीरो नॉलेज। आफ्टर अटेंडिंग दैट इवेंट इन गोवा, मेरे को काफी ज्यादा स्कोप पता चला डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें मेरे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली डिजिटल मार्केटिंग की, बहुत सारी चीजों की, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स और लिंक्डइन मार्केटिंग। ऐसी बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे मिली। बट जो मुझे चीज क्लिक करी वो थी ई कॉमर्स, क्योंकि मैं उस चीज को रिलेट कर पा रही थी अपने माइंड से। मतलब कुछ चीज होती है ना जो आपको अट्रैक्ट करती है, तो दैट थिंग वाज अट्रैक्टिंग मी। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड विद ई कॉमर्स। थोड़ी कंफ्यूजन होती थी ई कॉमर्स करूं या एफिलिएट करूं, दोनों चीजें करने की कोशिश करी। बट जो फाइनल डिसीजन हुआ वो ई कॉमर्स का हुआ। एक कोर्स करा, ऑनलाइन सामान वो करा, पीओडी सीखा, विच इज प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड सीखा मैंने कि कैसे चाइना से यूएसए में करते हैं। ये सब कुछ मैंने अपनी जॉब के साथ साथ करा। उसके बाद मुझे सक्सेस नहीं मिला ऑनेस्टली इतना ज्यादा, बट ऐसा था कि मन भी नहीं था छोड़ने का। मन था कि गिव अप नहीं करना है इस चीज को। ये जो चीज है, मतलब मैं बहुत कनेक्ट करती थी उस चीज से। फिर कोशिश करी कि एफिलिएट करूं। एफिलिएट में मन नहीं लगा, बट मन मेरा ई कॉमर्स का ही था। फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी। बट इससे पहले मैं अपनी पुरानी अगर जर्नी बताऊं कि मुझे इंटरेस्ट अपना ऑनलाइन में पता कैसे चला, तो वो ऐसे पता चला कि पहले मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे घर पे चॉकलेट्स बनाना स्टार्ट करा मेरी मदर एंड मेरी सिस्टर ने। एंड उन्होंने आगे सेल करना स्टार्ट करा, तो मेरा भी मन करता था मैं कुछ ऐसा करूं, बट दे वर नॉट कंसिस्टेंट विद इट। थोड़े टाइम करा, एक सीजन करा, दो सीजन करा, बस उसके बाद बंद कर दिया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बिकॉज हर बिजनेस के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, वो चीज नहीं करी। फिर जिस सोसाइटी में अपने पुणे में रहती थी, वहां पे ना स्टॉल्स लगते थे। सोसाइटी के ही लोग स्टॉल्स लगाते थे। तब भी मेरा मन करता था कि जैसे ये लोग सामान बेच रहे हैं मैं भी बेचूं। फिर अ, मतलब ऐसा हुआ कि आप कई बार जो चीज दिल से चाहते हो वो हो भी जाती है। आई ट्राई टॉकिंग टू द पीपल, जो सोसाइटी के ओनर्स वगैरह थे। ऑल्दो टेनेंट्स को अलाउड भी नहीं होता था, बट स्टिल आई वाज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने दो तीन बार स्टॉल्स भी लगाए। एक बार ज्वेलरी का लगाया, दिल्ली से सामान ले गई, पुणे बेच दिया। छोटी एग्जीबिशन थी, बट काम करने का बहुत मजा आ रहा था कि कुछ सेल करना है, कि कुछ सेल करना है। वहां से मुझे थोड़ा अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हुआ। ई कॉमर्स को फिर मैंने अपना बना लिया कि भाई ई कॉमर्स ही करना है। ग्रेट। और ई कॉमर्स को ही क्यों चूज किया, थोड़ा सा ये बताएं कि देखो, आपने सारी चीजें ऑलरेडी वैसे तो बता दी हैं ई कॉमर्स को क्यों चूज किया, लेकिन
क्या कारण था? क्योंकि ऑनलाइन में ना देखो बहुत सारी चीजें होती है करने वाली, लेकिन ई कॉमर्स की अगर स्पेशली बात करें, क्योंकि ये जो एक बिजनेस है ये सबसे टफ बिजनेस माना जाता है ऑनलाइन में। बाकी सारी चीजें लोग और भी करते हैं, बाकी और भी बिजनेसेस होते हैं ऑनलाइन में, जैसा आप जानते हैं, शायद आपने सारी चीजें टाइम टू टाइम ट्राई भी की हैं, लेकिन ई कॉमर्स को ही क्यों चूज किया? यहाँ जो है हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है, टेस्टिंग वगैरह का पार्ट भी बहुत ज्यादा है और काफी हार्ड पार्ट है, तो ई कॉमर्स ही क्यों, बाकी कुछ और क्यों नहीं? एक आप पैशन कह सकते हैं। पहली चीज पैशन कही जाएगी। दूसरी चीज जुनून, कुछ नया करने का, कुछ नया बेचने का। मतलब एक सर्विस ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग में नया बहुत कुछ होता है, बट सिर्फ ऑनलाइन होता है। इसमें हम फिजिकल प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं। एक आप ये चीज कह सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि वर्क फ्रॉम होम है वो, या वर्क फ्रॉम होम कह लो, या वर्क फ्रॉम एनी लोकेशन, फ्रीडम ऑफ डूइंग थिंग्स। चौथी चीज, कहीं का भी प्रोडक्ट मैं कहीं पे भी बेच सकती हूँ। मेरे पास जरूरी नहीं है कि मुझे दुकान चलानी है, या मुझे कहीं पे बैठना है, या मैं किसी को आंसरेबल हूँ प्रोडक्ट चूज करने के लिए। प्रोडक्ट मुझे चूज करना है, मुझे वो प्रोडक्ट क्लाइंट को दिखाना है, और क्लाइंट को वो प्रोडक्ट खरीदना है। ग्रेट। तो एक इस तरीके की जर्नी रही है। सर्विस ओरिएंटेड में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ई कॉमर्स में हम अलग अलग प्रोडक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं, नए से नए प्रोडक्ट ला सकते हैं मार्केट में, यूनिक चीजें सर्व कर सकते हैं कस्टमर को। हर वक्त कस्टमर को यूनिक चीजें चाहिए होती हैं, तो कस्टमर को यूनिक एक चीज सर्व कर सकते हैं। दूसरा, कंफर्ट जोन तो है ही है। हम्म, क्योंकि यूनिक चीजें अगर हम ऑफलाइन ढूंढने जाएं वो मिलती नहीं है सभी को, लेकिन ऑनलाइन में यूनिक चीजें हम लोग जो है हाँ जी। स्केल भी कर सकते हैं, जितना मर्जी सेल करो। स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ई कॉमर्स में स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं 10 प्रोडक्ट बेच सकती हूँ, तो मैं लाखों प्रोडक्ट्स भी बेच सकती हूँ उसी के। धीरे ग्रेट। धीरे मार्केटिंग से बस मुझे कस्टमर जोड़ने हैं। ऑफलाइन बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। वेबसाइट या कुछ सर्विस रिलेटेड में बात करूँ तो मुझे लोग रखने पड़ेंगे, लोग मुझे इसमें भी रखने पड़ेंगे शिपिंग एंड ऑल मैनेज करने के लिए। बट वेबसाइट्स में वो थोड़ा एक डिफरेंट मॉड्यूल हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग का। बाकी सारी चीजें, ई कॉमर्स इंटरेस्टिंग बहुत है। बराबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ई कॉमर्स की ये जो जर्नी रही है, सब लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने 1 करोड़ रुपए की सेल की है अपने स्टोर के ऊपर। तो ये जर्नी को आपने कैसे किया स्टार्ट, कैसे हुआ ये 1 करोड़ का जो सेल हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर आप पहुंचे हैं? तो ये सारा A to Z थोड़ा सा आप बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, 1 करोड़ एक बारी में तो नहीं हुआ। पहले तो अपना नुकसान झेला मैंने, क्योंकि जो मैंने यूएस का काम स्टार्ट करा, मैंने यूएस में प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करा। जो सबसे पहले मैंने कोर्सेज सीखा वो प्रिंट ऑन डिमांड सीखा। उसमें इंटरेस्ट बहुत आया। मैं चाइना से सीधा यूएसए में टी शर्ट्स बेचती थी। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आया उस बिजनेस में, बट वो चला नहीं, आप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे डिजाइनिंग वाले पार्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और दूसरी चीज, मुझे लग रहा था प्रोडक्ट मेरे हाथ में नहीं है, तो वहां पे एक फ्लॉ लग रहा था मुझे, जिसकी वजह से मुझे लगता है चला नहीं। दूसरी चीज, आपको स्टार्टिंग में चीजें नहीं आती, आपको सीखनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जो मार्केटिंग करती थी वो शायद सही नहीं होती थी। वो मार्केटिंग कर कर करके नुकसान हुआ, बट उससे काफी सारी चीजें सीखने को मिली। अब पहले तो काफी नुकसान हो गया, फिर बंद भी कर दिया सब कुछ, फिर दोबारा उठने की कोशिश करी। आपने भी काफी हेल्प करी मेरी दोबारा उठने में। आपने फिर मेरे को ड्रॉप शिपिंग में सपोर्ट करा, मैंने आपसे ही सारी हेल्प ली। मैंने यूएस का काम बंद कर दिया, फिर मैंने इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करी। इंडिया में जो ड्रॉप शिपिंग करी मैंने, वो करी मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स की। और क्योंकि कोविड था, हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई करे जो कि बहुत ही हिट हो गए। तो जितनी मेरी यूएस की नॉलेज थी ना, वो एक बारी में काम आ गई। उसमें भी नुकसान हुआ कुछ प्रोडक्ट्स में, बट कुछ प्रोडक्ट्स इतने हिट कर गए। हम ई कॉमर्स में डिफाइन नहीं कर सकते कि जो हमने प्रोडक्ट चूज करे हमें वही बेनिफिट देगा। हमें टेस्ट ट्राई जरूर करना पड़ता है। जी। ड्रॉप शिपिंग में मेरे को लेकिन ये दिक्कत हुई, प्रॉफिट आ रहा था ड्रॉप शिपिंग में, बट उस केस में ये हो रहा था दोबारा से कि प्रोडक्ट कोई और दे रहा है मेरे को, शिपिंग भी वही लोग कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की वजह से ना प्रोडक्ट्स बड़ी जल्दी कॉमन हो रहे थे। राइट। बट इससे ये हुआ, ड्रॉप शिपिंग करके मुझे इंडियन मार्केट की नॉलेज हो गई। पहले मुझे यूएस मार्केट की नॉलेज थी, मेरे को यूएस से ऑनलाइन स्ट्रैटेजी सीखने को मिली कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। बट इंडिया में मेरे को जो ड्रॉप शिपिंग करी मैंने, उससे मुझे इंडियन मार्केट की मेंटालिटी समझ में आई, मेरे को सीओडी रेट समझ में आया,
मतलब कितना लोग सीओडी प्रेफर करते हैं, कितना लोग आरटीओज देते हैं, मतलब ये सब टेक्निकल चीजें हैं अगर मैं उस पे जाऊं तो। बट मुझे इंडियन मार्केट काफी ज्यादा समझ में आने लग गई क्या होती है। यहाँ से मेरा मन करा मैं अपनी ब्रांड बनाऊं। और ई कॉमर्स का मेन गेम ही ब्रांड है। अगर आप अपनी ब्रांड बना दो, आप एक लेवल के बाद जितना चाहे आप उतना कमा सकते हो। हम्म, मैंने अगेन कोविड के प्रोडक्ट्स को हिट करा, and because those products were unique, those products were such that everybody could have used it. Of course मेरी एक niche थी कि people who like personalized things would prefer that, तो मेरे साथ वो जरूर हुई चीज। हर ई कॉमर्स के बिजनेस में निश होना बहुत जरूरी है, पैकेजिंग, देन ब्रांडिंग, देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मैंने सब कुछ करा। अब ये सब चीजें ड्रॉप शिपिंग मेरे लिए इतनी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वो राइट। प्रोडक्ट amazon भी बेच रहा है और वो प्रोडक्ट 10 स्टोर, 20 स्टोर, 30 स्टोर और भी बेच रहे हैं। अगर इन्फ्लुएंसर मेरा वो प्रोडक्ट डाल भी देगा तो भी शायद सेल किसी और पेज से हो जाएगी। अगर लेकिन मैंने अपने ब्रांडेड पेज से भेजा, अपनी ब्रांडेड वेबसाइट से कुछ भेजा, वो कहीं और अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए मैं इस लेवल तक पहुंच पाई, इसीलिए मैं अपना बिजनेस इतना ज्यादा स्केल कर पाई। मैंने अपने सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज करा। आई ट्राइड सर्विंग व्हाट कस्टमर आर लाइकिंग, कस्टमर वर लाइकिंग पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑन माय वेबसाइट। पहले मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स भी ट्राई करे, धीरे धीरे मेरे को प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गया, एंड देन आई स्टार्टेड हिटिंग दोज इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि मैंने उस वेबसाइट पे और प्रोडक्ट्स नहीं ट्राई करे, और भी बहुत करे। वही कि सब कुछ ब्रांडिंग में भी टेस्ट करने के ऊपर है। एक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हिट हुआ, बाकी कंपैरेटिवली कम हिट हुए, बट उस एक प्रोडक्ट ने ही मुझे इतना ज्यादा बिजनेस दे दिया। यही इसकी खूबसूरती रहती है ई कॉमर्स की, कि वन प्रोडक्ट कैन चेंज योर लाइफ। एक ही प्रोडक्ट आपका एग्जैक्टली। इतना ज्यादा हिट हो जाता है कि आप उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हो। लेकिन वहां तक करेक्ट। पहुंचने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स को लोग जो है देखकर भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं। अगर आप उसको टैकल करते हो, वो सारी चीजों को समझते हो, क्योंकि दिस इज ए बिजनेस, बिजनेस का पार्ट होगा, फेलियर भी होगा, सक्सेस भी होगा। और एक चीज जो आपने, ये चीज बहुत बढ़िया कही, कि जो भी आपने सीखा, जो आपने पास्ट में सीखा, वो आपको इंडियन ई कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। तो जो भी हम हाँ नॉलेज जी। लेते हैं, जो भी जिंदगी में सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके यूज में होती है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूजफुल होती है। तो आपने जो यूएसए में सीखा, जो वहां पे जो चीजों को आपने समझा, सीखा, वो आपने इंडियन ई कॉमर्स के अंदर उन्हीं चीजों को जब इंप्लीमेंट किया, तो वहां से आपको बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलनी शुरू हो गई। क्योंकि उस समय जब था, कोविड भी आया था, और ऐसे प्रोडक्ट आपके ध्यान में आए कि नहीं, ये नहीं बिकेगा जो सब लोग सेल कर रहे हैं, और ये चाइनीज आइटम्स हैं, ड्रॉप शिपिंग आइटम्स हैं, इनसे हटके मुझे कुछ अलग से सेल करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बताइए, क्योंकि आपने जो सेल किया उसमें थोड़ा सा बताइए कि ये मुझे आइडिया आया, यहाँ से फिर मैंने इस प्रोडक्ट को चूज किया, और उसके साथ आपका इतना बड़ा रेवेन्यू जो है जनरेट हुआ है। और अपने ब्रांड के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, तो मेरा ब्रांड का नाम है मुखौटा। सबसे पहले तो मैंने, अगर मैं बात करूँ तो मेरे को आइडिया इंडियन ड्रॉप शिपिंग से ही आएगा। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में मैंने बतेरी अलग अलग तरीके की चीजें बेची। मतलब किचन के टैप से लेकर, मैंने आइस बकेट से लेकर, ऑक्सीमीटर से लेकर सब कुछ ही बेचा है। एंड मेरे को तब भी कोविड में थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर थी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मुझे वो सेल करा मैंने। उसके बाद मैंने मास्क ट्राई करा, वो भी मैंने ट्राई करा अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे। वहां से मुझे पता चला इस चीज का बहुत स्कोप है। वहीं पे मैंने फटाफट जितना मैंने सीख रखा था, वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग करना, आई स्टार्टेड अफ्रेश, आई मेड न्यू प्रोडक्ट्स, आई फाउंड अ वेंडर। क्योंकि मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही थी, बट मैंने दो चार मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच करा, अपने डिजाइन दिए, सैम्पलिंग करवाई, पिक्चर्स क्लिक करी, खुद से पिक्चर्स क्लिक करी, एडिटिंग करवाई। क्योंकि कोविड का टाइम था, देयर वर नो फोटोग्राफर्स अवेलेबल। आई पिक्ड क्लिक द पिक्चर्स माई सेल्फ, एंड उसके बाद बस उस बिजनेस को बूस्ट करती गई धीरे धीरे, एक प्रोडक्ट एट अ टाइम। सो मुखौटा में मैंने सबसे पहले मास्क लॉन्च करे, मास्क लॉन्च करे, वो पर्सनलाइज लॉन्च करे। पर्सनलाइज मास्क का रिस्पॉन्स आने लग गया, एक टाइम आया वो भी स्लो हो गया। फिर मुझे एक ऐसा डिजाइन मिला मास्क का ही, जिसने मुझे सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया, जो मेरा आज तक क्विल्टेड मास्क हॉट सेलर है। कि ग्रेट। मैं कई बार एड्स नहीं भी रन कर रही होती तो मेरे पास डिमांड उसी प्रोडक्ट की आती है। तो करते करते वो चीज हुई। फिर मैंने एग्जीबिशंस लगाई, एग्जीबिशन, अब मास्क से मैं मास्क चेन पे आ गई, मास्क चेन भी बहुत बिकी। फिर
नाइट सूट्स भी लॉन्च करे, स्टोल्स भी लॉन्च करे, ब्रोचेस भी लॉन्च करे, एक के बाद एक के बाद एक एक चीजें करती गई धीरे धीरे लॉन्च। बट जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया है वो आज तक मुझे मास्क से ही आया है। मैं ऐसा कहूंगी, मास्क में मैंने यूनिकनेस लेकर आई अपने प्रोडक्ट्स में। डिजाइन कई लोगों ने कॉपी करने की भी कोशिश करी बट वो नहीं कर पाए शायद इतना कॉपी। मेरे पास एक ऑर्डर आता था, मल्टीपल टाइम्स एक बंदा ऑर्डर करता था। तो प्लस मेरे को पता था मैं बेस्ट क्वालिटी सर्व कर रही हूँ, मैंने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। तो ई कॉमर्स में मेरा सबसे बढ़िया सजेशन यही रहेगा, रिकमेंडेशन यही रहेगी कि क्वालिटी को ड्रॉप ना करें। दूसरा फोकस मैंने डाला अपनी शिपिंग पे, कि मेरी शिपिंग फास्ट होनी चाहिए। शिपिंग कंपनीज बड़ी सस्ती सस्ती भी है, महंगी भी है। मैंने ऐसी चूज करी, ब्लू डार्ट को चूज करा, क्योंकि ब्लू डार्ट एक एक दिन में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा था। धीरे धीरे करते करते चीजें ऑप्टिमाइज हुई। पहले सस्ता वाला ऑप्शन चूज करा कि जहां कॉस्ट बचा सकते हैं वहां पे कॉस्ट बचाएं, क्योंकि मैं प्रीपेड लोगों को फ्री शिपिंग देती थी। आई डिड नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। तो लगता था अपनी कॉस्ट कट हो रही है, तो सोचा कि फ्री दें, बट उसमें मजा नहीं आया क्योंकि डिलीवरी वॉज वेरी स्लो। आरटीओ बहुत ज्यादा आ रहे थे। आरटीओ मीन्स रिटर्न रिटर्न टू ओरिजिन। तो रिटर्न टू ओरिजिन में मतलब प्रोडक्ट वापस आ जाना, क्योंकि ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा। और मास्क एक ऐसी चीज थी जो कि रिक्वायरमेंट थी, तो पीपल डिड नॉट वांटेड टू वेट। प्लस बिकॉज ऑफ द पर्सनलाइजेशन देयर वर डेट्स आल्सो अटैच्ड विद इट। कोई लोग अपने गिफ्ट्स के लिए दे रहे थे, कोई ट्रैवल के लिए दे रहा था। अलग अलग पर्पस सर्व हो रहा था उन मास्क से। एक तो मैं लोगों को हेल्थ वाइज हेल्प कर पा रही थी, दूसरी चीज मतलब स्टाइलिश चीजें भी बेच पा रही थी विद देयर व्हाट दे नीडेड। तो जो ओके। मेरा पर्पस था वो पूरा सॉल्व हो रहा था। प्लस आई वाज गिविंग इट फॉर अ लेसर अमाउंट एज कंपेयर टू द अदर पीपल। मास्क बहुत लेट वेबसाइट्स ने लॉन्च करे ऑनलाइन कस्टमाइज्ड वाले। पहले बहुत ही बेसिक मास्क आते थे और वो भी ब्लू कलर वाले 3 प्लाई। तो आई वाज यू कैन से वन ऑफ द लाइक अर्लियर अर्ली पर्सन टू स्टार्ट सेलिंग कस्टमाइज्ड मास्क। उसके साथ साथ मैंने फेस शील्ड भी लॉन्च करी। मुझे फेस शील्ड से भी बहुत बेनिफिट मिला। फेस शील्ड वाज स्टिल फॉर अ वेरी स्मॉलर टाइम, वो एक ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट था, बट उसने भी मुझे काफी प्रॉफिट दिया, क्योंकि वो थोड़े टाइम का प्रोडक्ट था बट सबको रिक्वायर्ड था। हमें तो भी जब भेजे हम थे बिजनेस, आपने 4 फेस शील्ड, सॉरी हाँ मैंने जी, आपको डिस्टर्ब किया। हमें भी भेजे थे, बट मैंने हाँ भी जी, जहां देखा। पे रिक्वायरमेंट आती है आपको ऑनलाइन बिजनेस में आइडियाज आते रहते हैं, कई बार आप प्रोडक्ट्स मतलब ऐड करते रहते हो। तो काफी सारी चीजें मैंने खुद मैन्युफैक्चर करवाई अपने वेंडर से। अलग अलग वेंडर्स को भी अप्रोच करा, प्रॉब्लम्स भी आई वेंडर्स के साथ, वेंडर्स को चेंज भी करा। बट धीरे धीरे करके हर चीज के सॉल्यूशन निकलते गए। और जो फेस शील्ड थी मेरे ख्याल में आपने एक साथ इकट्ठे मंगवा लिए थे कहीं से, आपने हाँ जी, बल्क में वो डायरेक्ट मैंने चाइना चाइना से ही के कर लिए थे एजेंट से इम्पोर्ट। मंगवाई थी, हाँ जी। ग्रेट। और ये थोड़ा बताइए, देखिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे ई कॉमर्स की ही बात लगा ले जो आप कर रहे हो, इसके अंदर जो है आपको फेलियर भी आए होंगे, स्ट्रगल्स भी हुए होंगे, और आप बहुत स्ट्रगल्स डीमोटिवेट आए। भी हुए होंगे। तो ये जो चीज होती है ना, ये सबसे हार्ड रहती है सभी के लिए। यहाँ पे सब लोग जो है हार्ड चीज को फेस करते हैं कि स्ट्रगल हो गया, डिमोटिवेट हो गए, चलो छोड़ो, ये चीज नहीं होने वाली। तो मैंने जहां तक आपको समझा, आपके साथ काम किया, और ये चीजें जो हैं, आप काफी फाइटर रहे हैं, हमेशा फाइट की है आपने हर चीज को, और उस चीजों को फाइट करके आपने बहुत अच्छे से उनको जो है प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है। तो थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि वो स्ट्रगल्स क्या क्या थे, और वो कैसे कैसे आप डिमोटिवेट हुए हैं, क्योंकि जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो लोगों को भी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम जैसी ही रहती हैं सभी की। तो आप थोड़ा सा ये शेयर करेंगे ना, तो उन लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाला है जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, कि ये पार्ट में मैं फेलियर हो सकता हूँ, और यहाँ पर जो है नीति मग्गू जी ने ऐसा किया था, और मैं भी अगर ऐसा करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। हाँ, तो अगर मैं अपने फेलियर्स की बात करूँ तो फेलियर्स तो काफी आए। सबसे पहले तो फाइनेंशियल क्रंच होता था, क्योंकि मैं किसी से एक्सटर्नल सपोर्ट लेना प्रेफर नहीं करती थी। खुद की अर्निंग से ट्राई करती थी कि मैं बिजनेस रन करके देखूं। तो पहला फाइनेंशियल स्ट्रगल आता था, बट फिर भी कोशिश कर कर करके वो हुआ सक्सेसफुल। बट अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल चीजों की वजह से बंद कर दिया। फिर मैंने इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी, हिम्मत दोबारा वो करके कि नहीं मेरे को करना है, नहीं मेरे को करना है, क्योंकि इंटरेस्ट वहीं पे था। तो हम्म। आपकी इनर कॉलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक मोटिवेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पीपल, एक मोटिवेशन फ्रॉम सेल्फ। तो वो चीज मेरे अंदर आ रही थी, क्योंकि जो मैं जॉब कर रही थी वो मुझे पसंद नहीं थी, तो शायद मुझे वो चीज बहुत ज्यादा पुश करती थी कि नो यू हैव टू ट्राई।
वो तो फिर मैंने जल्दी से दोबारा वापस में आ गई, आपने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया मुझे उस चीज के लिए, वो सब किया। उसके बाद फिर जब प्रॉपर बिजनेस में आ गए तो कभी वेंडर इश्यूज होने लग गए, क्योंकि हम्म, पहले ड्रॉप शिपिंग करी, वेंडर इश्यूज होने लग गए, बहुत दिमाग खराब होता था, लगता था छोड़ दो अब इस चीज को, क्योंकि हम ऑर्डर प्लेस उन्हें कर रहे हैं और वो डिलीवर नहीं कर रहे, या कभी कुछ फाइनेंशियल वो कर रहे हैं कि पहले पैसे दो, या मतलब अलग अलग तरीके की इश्यूज आ जाते हैं वेंडर्स की साइड से भी। कभी बोल देते हैं कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल है लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल होते। ड्रॉप शिपिंग में ये भी बड़ा पंगा होता था, ऑर्डर डिलीवरी बड़ी लेट हो जाती थी। शिपिंग से रिलेटेड मैं बात कर रही थी कि शिपिंग से रिलेटेड में बड़ी प्रॉब्लम्स आई कि कई बार ऑर्डर बड़ा लेट डिलीवर हो रहा था, वेंडर फेक चीजें बता रहा था ड्रॉप शिपिंग के केस में, कि ऑर्डर उन्होंने शिप कर दिया है लेकिन शिप नहीं होता था, या बोलता था कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हम शिप कर रहे हैं। सो समटाइम्स जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो ये इम्पोर्टर्स सामान मंगवा लेते हैं और ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई आ जाएगा 3-4 दिन में सामान, ऑर्डर ले लेते थे हमसे बट शिप ही नहीं होता था। वहां पे भी बड़ी स्ट्रगल्स आई, फिर हम एक्चुअल पिक्चर्स मंगवाने लगे उसके बाद ही शिपमेंट करी, क्योंकि ऐसे फिर कस्टमर्स के कॉल की वजह से बड़ा परेशान होते थे, हमें लगता था कि ये क्या बिजनेस कर रहे हैं, मतलब वी आई वाज फीलिंग दैट वी आर बीइंग फेक टू द पीपल अराउंड अस। सो वहां पे ऑनेस्टी लाने की कोशिश करी कि हमें ऑनेस्ट काम करना है, जो भी करना है तो पहले वेंडर से प्रोडक्ट का सैंपल या पिक्चर खुद मंगवानी, उसके बाद शिप करवाना क्वालिटी चेक करके। ये वाले स्ट्रगल्स को ऐसे ओवरकम करा। फिर सेकंड स्ट्रगल्स आए फेसबुक रिलेटेड, अब प्रोडक्ट हिट हो गया है तो कुछ फेसबुक की पॉलिसीज वायलेट हो जाती थी, जैसे इनिशियली कोविड रिलेटेड में प्रोडक्ट्स सही नहीं बेच पाते थे हम सारे, मतलब फेसबुक मार्केटिंग नहीं अलाउड थी उन प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसके लिए तरीके निकाले, जैसे इमेजेस मैंने मास्क की डाली, ऑक्सीमीटर्स की डाली, वो अप्रूव नहीं होती थी। बड़ा टाइम 1-1.5 महीना लग गया, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, बट ये निकालने में कि उसको फोटो ऐड के थ्रू नहीं बट वीडियो ऐड के थ्रू उसको मार्केटिंग करनी है, ये आइडेंटिफाई करने में 1-1.5 महीना लग गया कि बैन हुआ क्यों है, रीजन नहीं समझ में आ रहा था। बट जब रीजन बस फोटो और वीडियो में निकला तो लगा कि मतलब वेयर आर वी, तो ये वाली स्ट्रगल्स बड़ा डिसअपॉइंट करती थी हम्म, कि uh, उस वजह से बिजनेस लॉस होने लग जाता था और मन करता था गिव अप कर दो। बट हम्म, सिंस वी एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, चाहे 1-1.5 महीना लगा, बट वी गॉट टू नो वेयर आर वी स्ट्रगलिंग एंड वी गॉट टू नो हाउ टू ओवरकम इट। हम्म, तो ये वाले जो चैलेंजेस आए हैं, धीरे धीरे करके उनको ओवरकम करा है। हम्म। बिल्कुल, मैं ये चीज अच्छे से जानता हूँ कि फेसबुक अकाउंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहने वाला है। अब भी है, पहले भी था। रेगुलर लोग इस चीज को फेस करते आए हैं। लेकिन कोई भी रहता है जो भी फेसबुक एड्स चला रहा है, वो वहां पे फिर फेसबुक एड्स को छोड़ देता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। वो नए अकाउंट भी चालू करता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन आती हैं। लेकिन आपकी ये चीज बहुत बढ़िया रही कि आपने सेम अकाउंट्स को दोबारा से एक्टिवेट करवाया, फेसबुक टीम से बात करके। आप भी जरूरी रखना जरूरी है, वो तो अकाउंट्स एक्टिवेट करवाए, 1-2 अकाउंट्स नहीं भी मिले, हम्म। बट माय रिकमेंडेशन इज बैकअप अकाउंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ग्रेट। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं, जो भी ई कॉमर्स कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को भी आने वाली हैं, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। अब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स आ गई तो बिजनेस को छोड़ दो, ये नहीं होने वाला, या ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना है। तो अगर आप ये सोचोगे मुझे कुछ और करना है, फिर कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे नीति मग्गू ने इस चीज को स्टार्ट किया, स्टार्ट करके इनको पता था प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इन्होंने रेगुलर जो भी चीजें की हैं, हर चीज में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है। इवन के कोई जॉब भी करते हो, वहां पर भी सबको प्रॉब्लम्स आती ही आती है। लेकिन इन्होंने इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया, टैकल करके आज आप देख सकते हैं कि इन्होंने 1 करोड़ की सेल की है। अब ये जो 1 करोड़ की सेल, कहने में अच्छा लग रहा है, आप सब सुन रहे हैं, हमें भी बढ़िया लगता है, 1 करोड़ की सेल की है। तो जो यूएसए ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, वो भी देखते हैं $10,000 की सेल होगी, $20,000 की सेल होगी। लेकिन एग्जैक्ट मार्जिन क्या रहते हैं, वो तो उसी को पता है जो स्टोर को रन कर रहा है, जो स्टोर को चला रहा है। तो नीति मगू ये बताएं कि मार्जिन्स कितने थे आपके, कितने मार्जिन्स आपको, एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या बचा। क्योंकि सेल्स तो अच्छी लग रही है सुनने में कि हाँ 1 करोड़ की सेल हुई है, लेकिन आपका इन हैंड कितना आता था सारे एक्सपेंस निकालने के बाद, और क्या प्रॉफिट रहता था। मैं कहना चाहूंगी 10 से 15% का टोटल मार्जिन आता था। लोग चाहते तो ज्यादा मार्जिन भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं प्रोडक्ट के प्राइस कंपैरेटिवली कम रखती थी। और प्लस हमें आरटीओ की कॉस्ट, एम्प्लॉयज की कॉस्ट, क्योंकि जब मैंने अपना काम स्टार्ट करा तो मैंने एम्प्लॉय रखा, मतलब मैंने ड्रॉप शिपिंग छोड़ दी और मैंने एम्प्लॉय रख के उनके थ्रू शिपिंग करवाई।
तो ये सारे खर्चे मिलाकर 10 से 20% तक का मार्जिन आ जाता है। और सारे एक्सपेंस निकालने के बाद एग्जैक्ट आपका इन हैंड 10 से लेके 20% के बीच वो वेरी करता था प्रोडक्ट हाँ टू प्रोडक्ट, वो आपका एग्जैक्ट बच जाता, किसी महीने ज्यादा भी किसी महीने कम, राइट। हाँ जी, प्रोडक्ट्स और में 30% भी पहुंचा है, बट एवरेज जो है वो 10 से 20% की रही है। बिल्कुल सही है। और लॉजिस्टिक पार्ट कैसे रहते हैं, अगर इंडियन ई कॉमर्स की बात करें तो लॉजिस्टिक पार्ट आपके लिए कैसे वर्क किया, कोई एग्रीगेटर एप्स को आपने यूज किया, या फिर डायरेक्ट आप डिलीवरी से शिप करते थे, या ब्लू डार्ट से आपका टाई अप था, डायरेक्ट वहीं से चला जाते थे प्रोडक्ट सारे? मैंने 2 शिपमेंट कंपनीज ट्राई करी हैं, एक है निम्बस पोस्ट और दूसरी है शिप रॉकेट। दोनों ही कंपनीज बहुत अच्छी हैं, बट मेरे को कंफर्टेबल ज्यादा निम्बस पोस्ट लगी। तो मैंने निम्बस पोस्ट के साथ एज अ एग्रीगेटर यूज करा, एंड उसमें अलग अलग कंपनीज के ऑप्शन थे, डिलीवरी, ब्लू डार्ट और एक्सप्रेस बीज, काफी कंपनीज एग्रीगेट उसमें एडेड है। तो सिटी टू सिटी मैंने आइडेंटिफाई करा कि कौन सी सर्विस सबसे बेस्ट है। ऑल्दो ब्लू डार्ट बेस्ट है हम्म, एज पर माई एक्सपीरियंस, बट अभी काफी कंपनीज आ गई है। मैं ब्लू डार्ट पे ज्यादा रिलाई करती हूँ बिकॉज वो दिल्ली टू मुंबई भी विद इन अ डे डिलीवर कर देता है। तो मैं थोड़ा फोकस करती थी चाहे कॉस्टली हो। अब ब्लू डार्ट ने थोड़े रेट्स भी कम कर दिए हैं, पहले ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। अब लेकिन ब्लू डार्ट के थ्रू ही ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ शिप करना, बिकॉज ऑफ द फास्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस विच आई वॉज एबल टू प्रोवाइड टू द कस्टमर्स। ओके। और कोई उसमें भी एग्रीगेटर बड़े चैलेंजेस आते थे, जी। क्योंकि कई बार प्रोडक्ट्स गुम हो जाते थे लॉजिस्टिक पार्टनर्स के थ्रू, हम्म, मिसप्लेस हो जाते थे। तो सबसे ज्यादा मुझे कंफर्टेबल ब्लू डार्ट लगा, ये सब चीजें ट्राई कर करके पता चला। तो और आई जी लाइक जी, ब्लू डार्ट। ओके। और इसके अलावा कोई एग्रीगेटर ऐप जो आप रिकमेंड करना चाहें कि ये निम्बस वाला? पोस्ट वुड बी रिकमेंडेड। ओके, शिप रॉकेट भी आई थिंक आपने ट्राई किया था, शिप हाँ रॉकेट, जी, शिप निम्बस रॉकेट पोस्ट। की वेयर हाउस सर्विसेज भी ट्राई करी हैं, हम्म, बट मेरे को ज्यादा निम्बस पोस्ट अच्छा लगा। दोनों ही सर्विसेज अच्छी हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे। ओके। निम्बस पोस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रख दूंगा, जिसको भी साइन अप करना है हाँ उससे कर जी। सकते हैं। और इसके बाद जो है ये आपके लिए कैसे काम किया, क्योंकि इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है इंडियन ई कॉमर्स का। अगर आप यूएसए में सेल करते हैं, वहां पर आपके पास पेमेंट्स जो है डायरेक्ट कस्टमर जो वेबसाइट पे गया डायरेक्ट पेमेंट जो है पे कर देता है। लेकिन इंडियन ई कॉमर्स अगर हम करने जाएं तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैश ऑन डिलीवरी, कि हम प्रोडक्ट पहले लेंगे फिर हम पेमेंट देंगे आपको। तो यहाँ पर जो है फाइनेंस का भी जो है रोलिंग मनी, रोल ओवर के लिए हमें पैसा चाहिए रहता है। तो ये आपके पास कैसे आता था, कितने दिन में आता था, और किस तरीके से आप इसको हैंडल करते थे? तो अगर मैं कहूंगी सीओडी ऑप्शन, कुछ लोग ना डरते हैं सीओडी ऑप्शन देने से इंडिया में, और मेरे हिसाब से इंडिया में इतनी आदत है लोगों को सीओडी की कि सोचना ही नहीं चाहिए उनको देने के लिए। उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करो, सीओडी प्रोवाइड करो, बिकॉज कुछ एज की विमेन है या मेन है जिनको अभी भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज करना नहीं आता। हमारी जनरेशन भी कर रही है, हमसे बड़े लोग भी कर रहे हैं, बट बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है, बट दे डू नॉट नो हाउ टू पे ऑनलाइन। सच पीपल प्रेफर सीओडी। दूसरी चीज, सीओडी में इशू जरूर आता है क्योंकि कुछ लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं बट वो रिसीव नहीं करते। उसके लिए आरटीओ रेट कम करना पड़ता है आपको, बार बार कस्टमर को कॉल करके। तो कॉलिंग करवाओ, नहीं तो एप्स भी हैं आजकल ऑटोमेटेड जिसके थ्रू उनसे कंफर्मेशन कॉल्स हो जाता है। आरटीओ रहेगा इंडिया में, आई वुड नॉट से वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, आप उसको कम जरूर कर सकते हो। बट अगर आप सीओडी हटा दोगे तो आपका बिजनेस में काफी बड़ा लॉस हो इम्पैक्ट जाएगा, पड़ेगा। बिकॉज बहुत लोग ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे और वो कर ही नहीं पाएंगे। काफी लोग जेन्युइन है, काफी लोग फेक भी हैं, बट उन्हें फेक लोगों को हमें कस्टमर कॉलिंग के थ्रू कम करना है। एंड रही बात सीओडी की, मेरे को सीओडी कंफर्टेबल लगा। मेरा 20% आरटीओ पे भी पहुंचा है, बट जो कि मैंने कस्टमर कॉलिंग से कम किया है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि सीओडी में जो निम्बस पोस्ट है वो पेमेंट्स भी बहुत जल्दी दे देता है। पेमेंट साइकिल इज गुड। तो पेमेंट साइकिल जब फ्लो वो बन जाता है, और कई बार जब हमारे अकाउंट वॉलेट में पैसा आता है हम उससे निम्बस से रिचार्ज भी कर सकते हैं, हमें एक्सटर्नल पेमेंट्स नहीं करनी। तो काफी अच्छा है। मतलब प्रीपेड में और जल्दी पेमेंट आ जाती है, ऑल्दो रेजर पे, पेटीएम में तो नेक्स्ट डे ही हो जाती है पेमेंट। निम्बस पोस्ट में आई थिंक 5 to 7 days लगते हैं, बट एक बार साइकिल बन गई तो इट इज ओके। ग्रेट। और शिप रॉकेट में आई थिंक हम लोग इमीडिएटली पेमेंट भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा परसेंट करके इमीडिएट पेमेंट भी ले सकते हैं। और आपने जो फेसबुक एड से, क्योंकि बिजनेस जो आने वाला है वो फेसबुक एड से ही आने वाला है, और लोग ये सोचते हैं
कि मैं एबीओ चलाऊं, मैं सीबीओ चलाऊं, किस तरीके की एड्स चलाऊं, वो आपको थोड़ा शेयर करना है कि आपने कौन से एड्स को प्रेफर किया। आप सीबीओ को प्रेफर करते थे, एबीओ को प्रेफर करते थे, और फिर आप जो है फोटो ऐड आपके लिए सही काम किया, या वीडियो ऐड कैसे आपके लिए काम किया, वीडियो ऐड किया तो आपने क्यों किया, तो ये सारी चीजें थोड़ी शेयर करें आप। देखिए, ये सब कुछ टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। मैं कुछ भी बोलूंगी कि मेरे लिए सीबीओ काम करो और आपके लिए भी सीबीओ काम करेगा, आई कैन नॉट आंसर यू दैट वेज, बट इट इज ऑलवेज टेस्टिंग इन फेसबुक। देयर इज नो फिक्स्ड रूल फॉर फेसबुक मार्केटिंग। आपको सब कुछ ट्राई करना है, आपको फोटो ऐड भी ट्राई करना है, आपको एबीओ भी ट्राई करना है, आपको सीबीओ भी ट्राई करना है, आपको वीडियो ऐड भी ट्राई करना है। मेरे बिजनेस के लिए मैंने स्टार्ट एबीओ से करा था, बट आई स्विच्ड इट टू सीबीओ, क्योंकि जब थोड़ा डेटा कलेक्ट हो गया था तो सीबीओ, और मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स काफी बढ़ गए थे, तो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स का मैंने लुकलाइक बनाई, मैंने लुकलाइक ऑडियंस बनाई, उसके बाद सीबीओ में एड्स रन करे और वीडियो ऐड। मेरे लिए वीडियो ऐड और सीबीओ ज्यादा वर्क करा है, बट आई थिंक ट्राई सब कुछ करना चाहिए एंड आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए कि क्या अच्छा काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है और स्टोर हाँ टू जी। स्टोर भी डिपेंड करता है। किसी के लिए सीबीओ अच्छा काम करेगा, किसी हाँ के लिए जी। एबीओ अच्छा काम करेगा, और किसी के लिए जो है लुक लाइक अच्छा काम करेगा। तो ये टेस्टिंग है सारी की सारी। तो हम एक्सपीरियंस्ड नीति मग्गू से ये समझ रहे हैं कि हमें कुछ भी जो है ट्राई करते रहना चाहिए, टेस्ट करते रहना चाहिए। ये पता नहीं है क्या चले, लेकिन उनके लिए सीबीओ काम किया। जब सीबीओ काम किया आपके लिए, तब आपने स्केल कर दिया फिर इसको। हाँ जी। ओके ग्रेट। और एक दिन का आपका क्या बजट रहा, एक दिन का सबसे हाईएस्ट बजट थोड़ा सा बताएं, एड्स के ऊपर आपने कितना स्पेंड किया है। मैंने 30-30, 40-40 हजार भी स्पेंड करा है, 50 हजार भी स्पेंड करा है। ओके, एक हाँ दिन का जी। ये आपका एड्स का बजट रहा है जब स्केलिंग पार्ट हाँ में जी। आपका बिजनेस था। हाँ ओके। जी। और ईमेल मार्केटिंग, अपसेल्स, डाउन सेल्स, इन सबको भी आपने ट्राई किया होगा जब आप शॉपिफाई के ये ऊपर। सब कुछ ट्राई करा है, क्योंकि हमने इतना पैसा लगाया है लोगों तक रीच करने का, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो ईमेल मार्केटिंग अपसेल ये तो छोटा छोटा अमाउंट है बस उन लोगों को रिटेन करने के लिए। हम्म। मतलब हम ये सोच रहे हैं, अगर हम 40 हजार रुपए लगा रहे हैं और उसमें से कस्टमर हमारा इंटरेस्ट भी शो कर रहा है, बट हम उसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं, वो हमें नहीं जाने देना। थोड़ा सा पैसा और लगा के, वो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अगर हम वार्म कोल्ड कस्टमर्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े, तो वो ऑलरेडी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हम्म। हमें बस उसको रिटेन करना है। वो कि अपसेल के थ्रू हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है, मतलब वी शुड यूज दीज मेथड्स टू रिटेन द कस्टमर। इसके अलावा ये थोड़ा सा बताएं, देखो कुछ क्लाइंट्स के पास ना बजट नहीं होता, वो लोग ई कॉमर्स करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है वो ई कॉमर्स को स्टार्ट कर सकें। तो उनके लिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक मेथड बताएं, क्योंकि मुझे जहां तक याद है आपने ऑर्गेनिक मेथड्स भी कभी ना कभी ट्राई किए हैं क्या, व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर। हाँ जी, तो ऑर्गेनिक मेथड्स में होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स की। आप अपना लिंक एक ग्रुप बना लो व्हाट्सएप का, फेसबुक पे जा जाके अलग अलग पेजेस पे जो आपके रेलेवेंट पेजेस हैं वहां पे डालिए। उसके बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू उस ग्रुप में लोगों को ऐड करवाइए। उसके अलावा मतलब यू हैव टू फिगर आउट कि आप व्हाट्सएप पे किसके कैसे कैसे आप ऐड करवा सकते हैं लोगों को। कुछ ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं आप। मतलब ये सब थोड़े फ्री मेथड्स हैं ताकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लोग ऐड हो जाएं। दूसरा मेथड ये है कि आप इंस्टाग्राम का पेज बनाएं। अगर इतना बजट नहीं है, छोटा बजट है, इंस्टाग्राम पे आप धीरे धीरे करके फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी स्लो। उसके अलावा आप इंस्टा का प्रमोशनल एड्स चला सकते हैं, जो कि आप 80 रुपए दिन, 100 रुपए दिन वो चला सकते हैं। उससे ज्यादा तो आजकल फ्री मेथड है रील। हम्म। वो भी अगर मैं ना बात करूं, रील्स बात करूं, रील्स की रीच हद से ज्यादा है। तो अगर आप रील्स पे फोकस करके अपने प्रोडक्ट की रील्स बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स डालेंगे, लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके थ्रू भी काफी ज्यादा ऑर्गेनिक रीच हो सकती है। ओके। स्टार्टिंग में जब आपने आई थिंक स्टोर अपना क्रिएट किया था इस ब्रांड के लिए, जो आपका रिसेंट ब्रांड है मुखोटा, जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, तो स्टार्टिंग में ही आपने वेबसाइट बना ली थी या फिर स्टार्टिंग में आपने पहले ऑर्गेनिक मेथड्स ट्राई किए थे। पहले मैंने इंडियन ड्रॉप शिपिंग पे टेस्ट करा था, उसके बाद मैंने ऑर्गेनिकली ट्राई करा। मैं अपना व्हाट्सएप स्टेटस डालती थी, व्हाट्सएप स्टेटस भी एक मेथड है, व्हाट्सएप ग्रुप हम्म। तो एक मेथड है ही है। व्हाट्सएप स्टेटस डालती थी, अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी डलवाती थी और अपनी फैमिली के थ्रू भी डलवाती थी, तो काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती थी। जब मुझे पता चल गया कि इंटरेस्ट आ रहा है, तब मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी। हाँ, बिल्कुल सही है। कुछ लोग ये सोचने लग जाते हैं कि डायरेक्ट हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं
सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि आप अपने प्रोडक्ट को देखिए कि ये प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। अगर आप सेल ला सकते हैं तो आप ऑर्गेनिकली कैसे ला सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है अपने माइंड में रख के आपको चलनी है। और ये जो इन्होंने नीति मग्गू ने आपके साथ जो भी ऑर्गेनिक मेथड्स शेयर किए हैं, इनको आप ट्राई कीजिए अगर आपके पास बजट नहीं है। और ये चीज भी मैंने देखी है कि आपका एक बार किसी ने आइडिया भी चोरी कर लिया था, आपका जो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट कोई और चलाने लग गया था। और कभी भी आप इस चीज से नहीं डरे। लोग ना अपने स्टोर को रिवील नहीं करते, लोग बोलते हैं कि मैं अपना स्टोर बता दूंगा, मेरे प्रोडक्ट्स कोई और चुराने लग जाएगा, अब उसके एड्स वो चलाएगा, मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन आपने ये चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने प्रोडक्ट पे फोकस किया। तो वो थोड़ी सी स्टोरी बताएं, वो क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली मेरे को तो रियलाइज भी नहीं हुआ था कि मेरे प्रोडक्ट्स लोगों ने कॉपी करने स्टार्ट कर दिए। मेरे को किसी और के थ्रू मैसेजेस आ रहे थे, मतलब मेरे क्लाइंट्स ही मेरे को मैसेज कर रहे थे कि ये भी आपका प्रोडक्ट चला रहा है। एंड उसने मेरी पिक्चर्स डायरेक्टली डाली हुई थी। हुआ तो कुछ भी नहीं, उस मैंने जैसे ही मैसेज करा उसने ब्लॉक कर दिया। या तो मेरा पास ऑप्शन होता मैं उससे लड़ती, दूसरा ऑप्शन था कि मैं इग्नोर कर देती। मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसने एनीवे मेरे को ब्लॉक कर दिया था। आई डिड नॉट फाइट फॉर इट बिकॉज पीपल बिलीव इन क्वालिटी। देर वर पीपल ऑलरेडी, उसने मेरी पिक्चर्स एज इट इज चुरा ली, you know. So they were not delivering the right products. They just copied the pictures. Some clients told me they ordered from there. They did not receive the exact product which they were receiving. मेरे actual products थे। तो वो थोड़ा ट्रस्ट कस्टमर्स को आ जाता है। बाकी हमें डरना नहीं है, इंडिया में कॉपी होगा ही होगा, बुरा भी लगता है, बट हमारा कोई आइडिया चुरा नहीं सकता। एक प्रोडक्ट कॉपी कर लेगा, कितने प्रोडक्ट कॉपी कर लेगा। क्योंकि जिसने जो है स्टार्ट किया, जिसने उसको क्रिएट किया, उसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि उसी के माइंड ने तो उसको क्रिएट किया, वो उसके जैसे क्योंकि और भी सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी बना सकता है। बात करूं अपनी वेयर हाउस की, अगर मैं बात करूं जहां पे मेरे वेंडर्स बनाते थे, एक कारीगर जो वो प्रोडक्ट बनाता था वो दूसरा कारीगर तक नहीं बना पा रहा था एग्जैक्ट सेम। सिर्फ दूसरे कारीगर में इतना चेंज हो जाता था। तो वो तो सिर्फ एक मेरी पिक्चर देख रहे हैं, तो वो कहाँ से सेम क्वालिटी डिलीवर करेंगे। ओके, ग्रेट। तो इसके लिए आपको हमेशा हैट्स ऑफ है, आपने सभी के साथ अपना स्टोर एवरी टाइम रिवील किया, अपने प्रोडक्ट्स भी रिवील किए। लेकिन आपका आइडिया हमेशा आपका ही रहेगा, आगे आप इसी तरीके से बढ़ते जाइए। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। तो एक चीज थोड़ा सा बताएं, ई सेल्स ट्रिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, आपको कैसे हेल्प की है ई सेल्स ट्रिक्स ने। और ई सेल्स ट्रिक्स में मैंने भी आपको जो है काफी जो है टाइम टू टाइम जो भी हेल्प हो पाई बेस्ट की। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। एक सेल्स टेक्स ने तो मतलब मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। मैंने जो सीखा, बट जो एक हैंड होल्डिंग होती है, मतलब मैंने कोर्स लिया, सब कुछ करा, बट जो एक हैंड होल्डिंग थी वो मुझे सब कुछ आपकी साइड से ही मिली। मैंने आपसे सारे लेसन्स लिए कि कैसे मार्केट में करना है, बिकॉज इवन आई वाज अ बिगनर। इंडियन ड्रॉप शिपिंग हमने साथ करी। आपने ही मुझे समझाया कि वेंडर से बात तक कैसे करनी है, उस तक उतनी तक नॉलेज, मतलब ऑनलाइन नॉलेज तो क्या, उसके वहां तक की नॉलेज, एड्स कैसे चलाने हैं प्रॉपरली इंडियन मार्केट में। मेरा एक्सपीरियंस था ऑलरेडी यूएस में, बट यूएस में मैं ज्यादा फोटो एड्स चलाती थी। तो जो ऑनलाइन वीडियो एड्स मैंने चलाने सीखे वो मैंने आपसे सीखे। ई सेल्स ट्रिक्स ने मुझे काफी हेल्प करी उस चीज में भी। फिर मैंने गूगल मार्केटिंग करने की भी कोशिश करी, वो भी मेरे को उसमें भी ई सेल्स ट्रिक्स ने हेल्प करी। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि जो मेरी हैंड होल्डिंग हुई है वो ई सेल्स ट्रिक्स ने ही करी है। esalstricks.com का आप पार्ट भी है हमारे साथ में। हाँ जी। जी। तो काफी सारे आइडियाज आपने दिए हैं जो शायद मैं नहीं दिमाग लगा पा रही थी। तो एक मेंटर की जो जरूरत होती है, हर एक टाइम पे आपने वो चीज मेरे को हेल्प करी है। esalstricks.com को भी हमने अब आगे लेके जाना है। आप esalstricks.com में को फाउंडर हैं हमारे साथ में। तो हमें ये चीज जान के बहुत ज्यादा खुशी होती है कि राहुल भटनागर की टीम में भी आपने काम किया है। इवन कि उन्होंने रिसेंटली अभी एक बुक लॉन्च किया और उस बुक के अंदर भी आपका नाम है। तो उनके साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा शेयर करें, कौन सी आपकी मेमोरीज रही हैं जो बहुत बढ़िया थी राहुल भटनागर के साथ। वो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, जो भी आपने उनसे सीखा और जो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो मैं बात करूं तो राहुल भटनागर की जो जर्नी है वो मेरे सामने ही स्टार्ट हुई। यूएसपी उनका मेरे सामने स्टार्ट हुआ। अगर उन्होंने किसी की जर्नी सुनी हो, मैंने उनके साथ काफी वॉलंटियरिंग करी। तो जो उनके वर्क एथिक्स है, मतलब उनका हमेशा रहा है कस्टमर को वैल्यू देना, क्लाइंट को वैल्यू देना, स्टूडेंट को वैल्यू देना। चाहे हम उनके पास इंटर्न कर रहे थे वो हमें तब भी वैल्यू देते थे। वो जिनको सिखा रहे हैं वो उनको भी वैल्यू दे रहे हैं। मतलब उनको है कि गुरु के साथ जैसे मेंटर साथ लेके चलता है ना स्टूडेंट को, उनका साथ बिल्कुल वैसा है। तो वो काफी ज्यादा, अब
जैसे मैं ईबीडब्ल्यू की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ईबीडब्ल्यू की इनवाइट करा एज अ फ्रेंड ओनली। मैं शायद तब तक इतना जान भी नहीं रही थी वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, बट उन्होंने एज अ फ्रेंड मेरे को इनवाइट करा। एंड मतलब वहां पे उन्होंने सब कुछ प्रॉपरली देखा, देखा कि मैं सीख रही हूँ कि नहीं सीख रही। उसके बाद मेरे को अप्रोप्रिएट लोगों से भी कनेक्ट करा। तो उन्होंने हमेशा नॉलेज दी है ग्रेट। एंड हमेशा अच्छा चाहा है अपने स्टूडेंट्स का। आज भी वो अच्छे, वो इस लेवल तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनका जो गोल है वही बड़ा नेक है। जो वो करना चाह रहे हैं सौरभ भटनागर और राहुल भटनागर, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा अच्छी चीज है थ्रू आउट इंडिया लोगों के लिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों के लिए। मतलब इतनी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी लोगों को मिल चुकी हैं। मैं मानती हूँ अगर उन्होंने मुझे आज तक इवेंट में ना बुलाया होता, मैं ना आपको जानती, ना मैं निष्कर्ष को जानती, ना मैं किसी और को जानती। तो मेरे लिए तो ग्रैटिट्यूड ही सब कुछ उनके लिए ही है कि उन्होंने मुझे इवेंट में बुलाया। एंड मतलब डायरेक्शन जो मिली मुझे वो उन्हीं के थ्रू मिली एक तरीके से। ओके मग्गू जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया, किस तरीके से आपने ये सक्सेस को जो है अचीव किया, कैसे ये आपकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट हुई, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई कैसे उनको टैकल किया। तो जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो अगर ई कॉमर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई मैसेज दीजिए आप, फिर उसके बाद हम आज के इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे। तो मेरा मैसेज यही रहेगा, जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू बिगनर्स हैं, पहली चीज ना अपने अंदर वो पैशन लाना, दूसरे लोगों को कॉपी मत करना कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। ये चीज अंदर से आती है। बहुत लोग सिर्फ इस वजह से अनसक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में। मैं कह सकती हूँ एक इंजीनियरिंग वाली चीज, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। मेरे को लगा इंजीनियरिंग, मेरे को सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसमें पैसा मिल रहा है लोगों को जॉब्स में, इसलिए मैं भी इंजीनियरिंग कर लेती हूँ। बट वो मेरी इंक्लिनेशन ही नहीं थी कभी भी, और आज तक नहीं है। तब हमने क्राउड को देखा। अब ई कॉमर्स में भी कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं, उनको लगता है कि ये अच्छा कर रहा है मैं भी अच्छा करूंगा। बिल्कुल आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने दिल से सुनना कि आपको वो चीज करनी है या नहीं करनी। सिर्फ क्राउड को फॉलो वाली चीज मत करना। दूसरी चीज, अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपको कुछ स्टार्ट करना है, तो आपने एक या दो बार ट्राई करके गिव अप नहीं करना। Business is a struggle. Anything is a struggle, and you do not have to give up. You have to be consistent. आप अपना प्रोडक्ट डिसाइड करो, आप वेबसाइट करो, आप अपने आप को अपस्किल करो, आप कोर्सेज लो, अलग अलग टाइप के वीडियोस देखो। जितना अपस्किल कर सकते हो आप अपने आप को अपस्किल करो, उसके बाद उस नॉलेज को अप्लाई करो। और जब आपको लगे ये टाइम सही है, मेरे को नॉलेज हो चुकी है, फिर आप अपना प्रोडक्ट को स्टार्ट करो। उसके बाद जो स्ट्रगल्स आएंगी एक एक करके ओवरकम करते रहो। मतलब गिव अप नहीं करना, अपने मेंटर से गाइडेंस लो, मेंटर चूज करो। ये मत करो कि मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। मेंटर की गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी पूरी जर्नी में मेंटर की गाइडेंस बहुत हेल्पफुल रही है। मैं शायद गिव अप कर देती पहले, बट गिव अप ना करने का रीजन भी यही था, बिकॉज आई वाज गोइंग बैक टू माय मेंटर अगेन एंड अगेन। सो गोइंग बैक टू द मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस दिमाग में मत रखो चीजें, मतलब इमेजिनेशन वर्ल्ड में मत जीना। प्रैक्टिकलिटी अप्लाई करना, एक्शंस लेना, एंड गिव अप कभी भी मत करना। और टेस्ट करने से बिल्कुल भी मत डरना। बिना टेस्ट करे आपको कभी आउटपुट नहीं मिलेगा। 1 लाख 2 लाख, मैं ऐसे अमाउंट नहीं बोलूंगी किसी भी बिजनेस के लिए, बट अगर जरा सा भी लॉस हुए, ये मत सोच लेना अब मैं नहीं कर सकता। उसको सही करने के लिए सॉल्यूशन लाना। फेसबुक अकाउंट बैन हो जाए नहीं, वो मतलब उसको भी ओवरकम करने, हर चीज को ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढना, गिव अप मत करना। ओके ग्रेट। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया। तो आई होप आप सभी को ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस इंटरव्यू को अच्छे से देखिए। आई होप आपने सभी ने बहुत ज़्यादा इससे सीखा होगा किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो नीति मगू, आपके लिए भी बेस्ट विशेष हैं हमारी टीम की तरफ से, ई सेल्स ट्रिक्स की तरफ से। ऐसे ही आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं और ग्रो करते जाएं। थैंक यू वेरी मच। ओके, चाचा, बाय बाय। थैंक यू।